आप लोगों के पीछे नहीं पड़ सकती, कर लो कर लो, आपको पता है आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है। ठीक है, तो 2 असाइनमेंट मिलेंगे आपको 7th और 8th के नाम से, आज नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैंने ज्यादा होमवर्क नहीं दिया, सिर्फ आपको 7 से 8 क्वेश्चंस दूंगी घर के लिए, इसमें स्लाइड्स में मैंने अटैच कर दिए, वो आप कर लेना। ठीक है, तो टोटल 8 असाइनमेंट्स जो हैं वो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कंप्लीट करने हैं। सभी की आंसर की है, सॉल्यूशन है, बट पहले आप खुद करेंगे तभी उसका आंसर की का फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एंड प्रिंस थोड़ा सा रिप्लाई कर दिया कर बेटा, है ना। चलो ठीक है, कर चलते हैं फिर। तो बेसिकली आज हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ये वो वाला आइसोमेरिज्म नहीं है, हाँ डेफिनेशन सेम रहेगी जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बट इसमें थोड़ा अलग टाइप के हम टाइप्स देखेंगे आइसोमेरिज्म का, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे ग्रुप में लिख के भी दिया, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन भी यहाँ से इजी बनता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसको समझेंगे हम और उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है। क्या कोई बच्चा मुझे आइसोमर्स की डेफिनेशन बताना चाहेगा क्या? आइसोमेरिज्म तो वो पूरा फिनोमेना हो गया, आइसोमर की कोई मुझे डेफिनेशन बता सकता है क्या? आप में से जितने भी ज्वाइन किए हो, इफ यू वांट टू टेल मी की। हाँ, पीयूष भी असाइनमेंट भेजता है भाई मेरे को। पीयूष, मैं तेरा नाम लेना भूल थी बेटा। हाँ हाँ प्रिंस, क्या होता है आइसोमर बेटा? मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। हाँ, ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो हम लोग अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, इवन ये 10th में भी आता था आइसोमर वाला, है ना। तो यस, डेफिनेशन में मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ना हम उसको समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। सेम केमिकल कंपोजिशन, यस बोल सकते हो। तो आइसोमर बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला आप बोल लीजिए, और केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफरेंस किस में आता है? अरेंजमेंट में। जो आपके एटम्स है उनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है। जैसे अभी मेरे को प्रिंस ने बोला मैम स्ट्रक्चर आपको अलग दिखेगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, तो वो क्या होंगे? आपके आइसोमेरिज्म होगा, मतलब आइसोमर होगा, बट इस फिनोमिना को हमने नाम दिया है आइसोमेरिज्म। अब क्योंकि एटम्स अरेंज्ड है अराउंड द, क्योंकि हम इसमें मेटल और लिगेंड की बात करेंगे, तो हमारा यहाँ पे मेटल आपका एटम जो हो गया वो आपका सेंट्रल मेटल हो गया, और जो उसके अराउंड जो हो गए वो लिगेंड्स हो गए। ठीक है, अगर उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगे? फिर डिफरेंट होगी, लाइक उनका कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। पहली चीज, आपका काम ही यही है, जब भी आप बेशक ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, वैसे हम पढ़ने भी वाले हैं अपना नेक्स्ट क्लास, मतलब जो नेक्स्ट अपना रहेगा चैप्टर, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी देखो दो टाइप, दो पढ़ते हो आप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको 11th में पढ़ा दिया जाता है, याद करो जिन्होंने मेरे से क्लासेस लिया या जिन्होंने किसी टीचर से क्लासेस लिए 11th में, तो आप लोगों को कराए होंगे वो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ये मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ये पढ़ के आए हो। हाँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर कोई मेरे से पढ़ा है तो मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा नहीं बताया था, थोड़ा थोड़ा बता के छोड़ दिया था। मैंने कहा था मैं आप लोगों को 12th में कराऊंगा। ठीक है, तो वही स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे भी बेसिकली दो ही पार्ट होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही आप पढ़ने वाले हैं। बट आइसोमेरिज्म आप तब पढ़ेंगे, किसी कंपाउंड में आइसोमर आप तब बताएंगे कि हाँ ये दोनों मतलब ये टाइप के आइसोमर है, पहले आप ये चेक करेंगे कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। ठीक है, उनका कंपोजिशन सेम है या नहीं है। जैसे मान लो लेट से कोई ऐसी रेंडमली मैं एक कंपाउंड ले लेती हूँ, मान लो किसी में कोई कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है और आपके क्या बोलते हैं 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है लेट से। तो अगर आप मान लो एक और कंपाउंड लेते हैं, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर दे आर आइसोमर और नो, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो
क्या कंपोजिशन सेम है, क्या 6 ही कार्बन उसमें है, क्या 12 ही हाइड्रोजन, क्योंकि अगर वही डिफरेंट हो जाएंगे तो उनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, वो ही डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरा बेटा, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखो ये पढ़ने वाले हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये सारे टाइप्स जितने भी आइसोमेरिज्म के आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन कौन से? आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, लिगेंड, पॉलीमराइजेशन। लेकिन आपको नीट में, आपके नीट में सिलेबस में ये है, आपके नीट के सिलेबस में ये 4 है, ये आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा फोकस किस पे रहेगा? ऊपर वाले 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, इस पे रहेगा, और कोऑर्डिनेशन पे। ये करने के बाद हम आगे चलेंगे ज्योमेट्रिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ये 2 पार्ट जो है कवर करते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। सेम वहां पे भी यही होगा ऑर्गेनिक पे। ठीक है जी, उसमें भी हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात करेंगे, बट उसमें क्योंकि ऑर्गेनिक हम पढ़ेंगे तो फिर वहां पे कार्बन कार्बन तुम्हें ज्यादा दिखेगा। ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हें कार्बन कार्बन दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, चलो चले फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पहली चीज आइसोमेरिज्म का मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होगा कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस अराइज होगा। अब स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, स्ट्रक्चर किस वजह से अलग होंगे? बॉन्डिंग अलग अलग होगी, है ना। मान लो एक कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ कोई लिगेंड है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ कोई और लिगेंड अटैच हो रखा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस अराइज होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। हेडिंग डालो, यहाँ से तुम्हारे नोट्स बनना स्टार्ट होंगे। फर्स्ट हेडिंग डालो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बेटा ये खत्म करने को ना मैं 15 मिनट में खत्म कर सकती हूँ, बट मैं इसको पूरा 1 घंटा लगाऊंगी, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। समझ रहे हो? कहने को 4 आइसोमेरिज्म है, 5-5 मिनट का एक आइसोमेरिज्म है, 5-5 मिनट का, तो 20 मिनट में खत्म हो सकता है, बट अपने को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही इस तरीके से दिए हैं तुम्हें होमवर्क में, जहां पे अगर तुम रटोगे तो क्वेश्चन ही गलत कर दोगे तुम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना है। तो हेडिंग डालिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मैं देख लेती हूँ। शगुन बेटा टाइम पे आया करो। शगुन कब ज्वाइन किया आपने? मैम 8:44। 8:44? यस मैम। बट मैंने तो देखा नहीं तुम्हें 8:44 पे आ गए। चलो ठीक है, कोमल शर्मा आ गई बट कोमल पांडे नहीं आई। ठीक है, आज भी कम बच्चे हैं। चलो ठीक है, डाली हेडिंग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो बेसिकली क्या है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? ध्यान से सुनना। देखो आइसोमेरिज्म तो तुम लोगों को क्लियर हो गया, अब नाम से ही पता चल रहा है आयनाइजेशन मतलब आयंस का एक्सचेंज, है ना। तो जैसे उन्होंने क्या बोला है, इन आइसोमर्स में क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहे हो, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको आप क्या बोल रहे हो? काउंटर आयन बोल रहे हो, आयनाइजेशन स्फीयर बोल रहे हो, प्राइमरी वैलेंसी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है बेटा, मतलब तुम कोई भी एंट्रेंस में बैठते हो ना, जेई में, नीट में, सीयूईटी में, बोर्ड्स में भी तुम अपने बैठते हो, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जिसमें एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन डाला हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आयनाइजेशन का, तो प्लीज ध्यान से देखना, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। अब तुम ये देखो, पहले तो ये चेक करो क्या इनकी कंपोजिशन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना इनका। 5 अमोनिया, 1 ब्रोमीन, 1 सल्फेट, यस हम सेम। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमीन कोबाल्ट से अटैच है और यहाँ पे सल्फेट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रक्चर में डिफरेंस अराइज हो गया, तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मैं बात करती हूँ इसकी, देखो यहाँ पे जब तुम अगर मान लो पानी में इनको डालते हो, इसको तुम पानी में डालते हो, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? एक तो ये मिलेगा सल्फेट आयन मिलेगा पानी में डालोगे तो,
इसको पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? Bromine ion. वेरी गुड, ब्रोमीन आयन मिलेगा। यानी कि बेटा इन दोनों को पानी में डालने के बाद तुम्हें अलग अलग आयंस मिल रहे हैं, एक में सल्फेट मिल रहा है, एक में ब्रोमीन मिल रहा है। तो दे आर द एग्जांपल्स फॉर आयनाइजेशन आइसोमर्स। ये आपस में क्या है? आयनाइजेशन आइसोमर्स है। क्लियर हुआ? क्योंकि पानी में जाने के बाद अलग अलग आयंस दे रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, मैंने कहा था ना कि आइसोमेरिज्म में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, तो इसमें देखो इसका कलर आता है रेड वॉयलेट होता है इसका कलर, और इसका कलर होता है रेड होता है। देखने में सेम है लेकिन कलर देखो अलग अलग आ रहा है ना, बिकॉज स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, सेकंड पॉइंट देखो, अगर आप इसको, इस वाले कॉम्प्लेक्स को भी मैंने कहा कि अगर आप पानी में डालोगे तो आपको ये मिलेगा, सल्फेट आयंस मिलेंगे। बोलो हाँ या नहीं। और अगर तुम इसकी रिएक्शन कराते हो, मान लो लेट से तुम लैब में खड़े हो, लैब में मैंने तुम्हें सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता इस सैंपल में सल्फेट आयन है या नहीं है, तुम्हें उसका डिटेक्शन करना है। ये सब तुम पढ़ते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस में। हो सकता है किन्हीं के स्कूल्स में करवा भी, मतलब स्टार्ट करवा रखा होगा, हो सकता है किसी के बाद में भी करवाएं, बट करवाएंगे जरूर, बिकॉज ये प्रैक्टिकल में आता है, ठीक है, इवन पेपर में भी आता है। तो बेसिकली मान लो तुम्हें सैंपल है कोई तुम्हारे पास, तुम्हें नहीं पता सल्फेट है, ठीक है। अब तुम क्या करा रहे हो, सैंपल को क्या लोगे, स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में डालोगे, थोड़ा सा पानी डालोगे और सॉल्यूशन बना लोगे शेक करके। अब तुमने, मान लो ये सैंपल है, इसमें तुमने डाला बेरियम क्लोराइड, डालोगे ना ड्रॉप वाइज। तो अगर बेटा बेरियम क्लोराइड डाला तो अगर उसमें सल्फेट हुआ तो पक्का बेरियम सल्फेट तुम्हारे, जैसे ही तुम बेरियम क्लोराइड डालोगे व्हाइट प्रेसिपिटेट वहां पे आ जाएंगे, इफ सल्फेट इज प्रेजेंट इन योर सैंपल। क्लियर है ये चीज? अगर तुम मान लो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे क्या होगी, जब तुम मान लो सैंपल में सिल्वर नाइट्रेट डालो ड्रॉप वाइज, तो कुछ नहीं होगा, जैसा था तुम्हारा सैंपल जो तुमने बनाया था टेस्ट ट्यूब में, उसका सॉल्यूशन पानी डाल के वो वैसा ही रहेगा। बट तुमने बेरियम क्लोराइड की अगर ड्रॉप वाइज उसमें सॉल्यूशन ऐड किया तो वो बेरियम सल्फेट बन जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो काउंटर आयन है वो क्या है मेरा बेटा, सल्फेट आयन है। जो हमारे पास सल्फेट आयन है वो आयनाइजेबल है, मतलब वो ब्रैकेट के बाहर होगा, तभी हमें बेरियम सल्फेट मिला। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. एक तो ये चीज हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं, कहाँ गया, अच्छा ये सेम आ गया क्या? अगर मैं इसकी बात करूं तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो आपको यही मिलेगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, तभी इतना जोर देके बोल रही हूँ, ये मिलेगा। अब क्या होगा, तुम्हारे सॉल्यूशन में भैया आ गया ब्रोमाइड आयन। अब तुम्हें वही, तुम्हें नहीं पता सैंपल में क्या है, अब तुम एक बार रिएक्शन करा रहे हो AgNO3 के साथ, एक बार करा रहे हो बेरियम क्लोराइड के साथ। आपको मैंने बताया था Ag लव्स हेलोजन, बताया था। यस मैम। तो अगर सॉल्यूशन में तुम्हारा ब्रोमाइड आयन हुआ तो ये क्या पक्का क्या बना लेगा, AgBr। और तुम्हें सैंपल जो टेस्ट ट्यूब में तुमने डाल लगा उसमें तुम्हें कैसे दिखेगा, पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे। और अगर तुम सेम BaCl2 डालो ड्रॉप वाइज तो अब कोई रिएक्शन नहीं होती। कोमल आ गई? लेट हो गए कोमल, आवाज आ रही है कोमल? कोमल पांडे? Yes, ma'am. चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। यानी कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन नहीं कराओ। अगर तुम्हारे सैंपल में ब्रोमाइड आयन है तो बेरियम क्लोराइड डालोगे तो भैया कुछ नहीं होगा। ये बातें क्लियर हुई? तो आपको ना कुछ कुछ कलर आपको पता होने चाहिए, जैसे बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgBr का येलो प्रेसिपिटेट होता है, AgCl का ध्यान रखेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं AgCl के, है ना, और AgI के क्या होते हैं, डार्क येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। ये हो सकता है किसी ने पढ़े भी हो, बट मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ। क्लियर है? यानी कि अगर AgNO3 के साथ ट्रीट करा रहे हो तो पेल येलो पेपिटी मिल रहे हैं तो पक्का ब्रोमाइड है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? ओके, शिखा भी आ गई है। शिखा तो पहले से आई हुई है। पेपर में क्वेश्चन ये आता है
कि एक एक्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो कहेंगे कि इसकी रिएक्शन करवाई है हमने AgNO3 के साथ, गिव्स पेल येलो पीपीटी। तो बताओ इनमें से कौन सा जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है वो सही होगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेल येलो पीपीटी होते हैं AgBr के, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, Br होगा, तब आप 4 ऑप्शन में पता लगा पाओगे विच वन इज करेक्ट। आया समझ में क्यों इतना डिटेल में बताया मैंने ये, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलूं आगे, बता दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम पिछली वाली स्लाइड Yes, कर दो ma'am. एक बारी। हाँ मेरा बेटा बोल। मैम पिछली वाली स्लाइड कर दो एक बारी। लो ये ना दोबारा से आ गया, इसको काटा मार दो, ठीक है। चलो आगे, आ जाओ, इधर आओ। एक चीज और नोटिस कर रहे हो आप लोग, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लिखनी चाहिए। यहाँ पे जगह है क्या? यहाँ पे लिखवा देती हूँ, यहाँ पे लिखना, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ पे लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, ताकि आपको जब मैं करवाऊं एग्जाम्पल्स तो आपको पता रहे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा क्या ध्यान रखोगे, इवन ये सब में ही ध्यान रखना आप लोगों को कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, ठीक है, ये तो सब में ही ध्यान रखोगे, नहीं तो वो आइसोमेरिज्म में नहीं दिखाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल शुड बी सेम, है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल बोल दो विल रिमेन सेम, ठीक है जी। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, ठीक है। देखो ये एग्जांपल्स हैं, इनमें से काफी सारे 2 एग्जांपल तुम्हारे मेनली तुम्हारे जनरली ये एग्जांपल दिए होते हैं एनसीईआरटी में, अपन थोड़े एक्स्ट्रा एग्जांपल पढ़ेंगे इसमें। अगर तुम ये वाला एग्जांपल देखोगे, ए वाला, चेक करो पहले तो क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस मैम। दूसरा आप ये चेक करो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, इधर आओ। आपने क्या किया, क्लोरीन और सल्फेट का एक्सचेंज कराया, देख रहे हो, क्लोरीन सल्फेट, यहाँ पे क्लोरीन बाहर आ गया और सल्फेट अंदर आ गया। क्या जब तुमने ये काम करवाया कोऑर्डिनेशन नंबर सेम था क्या? हाँ मैम, यहाँ पे भी 6 था कोबाल्ट और यहाँ पे भी 6 था, यानी कि ठीक बात है, यानी कि बोथ आर आइसो आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, +3, और यहाँ पे भी क्या है, +3। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, आगे आओ। ये वाला एग्जांपल देखो, चल रहा है क्या काम, नाइट्रेट और सल्फेट। आप देख रहे हो, आपको आयंस का एक्सचेंज कराना है, ये मत करना मैम हम तो अमोनिया का कराएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. आयंस का एक्सचेंज कराना है Yes, भाई, ठीक है, यानी कि कैटायनिक और अनायनिक पार्ट शुड बी प्रेजेंट। इधर देखो, जैसे यहाँ पे तुमने नाइट्रेट अंदर है सल्फेट बाहर है, तो यहाँ पे क्या किया तुमने, सल्फेट को अंदर लिया और नाइट्रेट को बाहर लिया। अब देखो ये करने से कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कोई चेंज नहीं आया, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहा, क्लियर है? तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर आयनाइजेशन आइसोमर। यही आएंगे बेटा नीट में, यही से तो आएगा, और कहाँ से आएगा, यही से ही आएगा पेपर में, डोंट वरी, ठीक है। बस समझ लो ध्यान से और असाइनमेंट करते जाओ, बस सीधी सी बात है। एक बार ये चेक करो, ये है क्या, हाँ मैम, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ ब्रोमीन था। अब आपने क्या किया, मैंने क्या किया, क्लोरीन को बाहर ले आई, ब्रोमीन को अंदर ले आई, तो ये भी आयनाइजेशन आइसोमर का एग्जांपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 है दोनों में प्लैटिनम का। अच्छा मैं ये कर सकती हूँ क्या, देखना ध्यान से देखना, क्या ये भी आयनाइजेशन आइसोमर का एग्जांपल है क्या? ध्यान से सोचना। Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम है। शाबाश, Yes, ma'am. ये भी आयनाइजेशन, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया आयंस का एक्सचेंज कराया, लेकिन कराते वक्त इनका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने चेंज मेटल का नहीं किया है और ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, ठीक है। चलो
ये वाला एग्जांपल एक बार कंफर्म कीजिए, क्या ये तीनों आपस में हैं क्या, आयनाइजेशन आइसोमर? जल्दी से चेक करके बताओ मेरे को। Yes, ma'am. करो करो बच्चों। शिखा कह रही है हाँ, Yes, ma'am. अंशिका कह रही है Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश। Yes, ma'am. है यस यानी मैम। ठीक है, बस इससे एग्जाम्पल बाहर नहीं आएगा। और मैं आपको जब क्वेश्चंस दूंगी ना तो मैं उसमें कुछ और मतलब डाल दूंगी एक्स्ट्रा, सो दैट आप लोगों का रिवीजन हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं असाइनमेंट्स भेजती हूँ कि कभी किसी ने मतलब कुछ कुछ बच्चों ने ओपन करके देखा होगा, उसमें जो मैं क्वेश्चन है वो काफी अच्छे लेवल वाले डालती हूँ, अगर किसी ने नोटिस किया है तो। कितने बच्चों ने असाइनमेंट ओपन किया है, एक बार हैंड रेज करना। जब रिसेंट मैंने 2 असाइनमेंट भेजे हैं, 5 और 6, 5th और 6, किसने ओपन किया? अच्छा इतने बच्चों ने कर लिया, भाई बड़ी सुनते हो तुम मेरी। और ये क्या बात है, 18 बच्चों ने वो असाइनमेंट देखा है मेरा। बता भी दिया करो मैम कर लिया, मैं खुश हो जाऊंगी थोड़ा कि 18 बच्चे भाई मेरे असाइनमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस की कि उसमें क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि बच्चों नीट के तो आप कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, भेजना भूल जाते हो कोई बात नहीं, मेरे को डिम्पल डाउट्स भेज दिया कर बेटा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं अगर भूल जाते हो भेजना। तो वो नीट वाले तो आप ऑलरेडी कर चुके हो क्लास में। अपने को अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अपने वही रहेंगे जो मैंने क्लास में पढ़ाए हैं। तो बेसिकली मेरा देने का मोटिव यही है वो क्वेश्चन, ताकि आप ना ज्यादा सोचो कि हाँ मैम ऐसे बताया था, हाँ मैम ये इस तरीके से होगा। तो आप जब सोचोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। नीट में तो क्या है, नीट में तो देखा टिक किया, देखा टिक किया, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो चीज ऑलरेडी कर चुके हैं उसको असाइनमेंट में डालना कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो। और नहीं होता है तो आंसर की से पहले मैच कर लो, आप देखो कि किस तरीके से, कि मैं आंसर की में ट्राई कर रही हूँ, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है आप लोगों से नहीं होगा उसका मैं सोल्यूशन भी डाल रही हूँ, सो दैट आप लोगों का, कुछ बच्चे जैसे नहीं पूछते हैं, मतलब जो भी है कुछ बच्चों को चाहिए होता है। जैसे मैं जब स्टूडेंट थी ना, मुझे चाहिए होता था कि भाई टीचर ना आंसर की दे दे और जो इम्पोर्टेंट मतलब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन दे दे। तो अगर मैं चाहती थी मेरे स्टूडेंट टाइम में, तो हो सकता है आप लोग भी ये चाहते हैं। ठीक है, तो करो, इसलिए कह रही हूँ करना। जैसे काफी बच्चों ने मैंने देखा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्लियर है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? अब आगे चलो। उसके बाद है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होगा? हाइड्रेट मतलब पानी। यस मैम। Yes, पानी ma'am. का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। सिंपल। लेकिन ये जितना सिंपल दिखा रहा है ना, जितना मैंने सिंपल तरीके से इसको बोल दिया ना, उतना सिंपल ये है नहीं। ठीक है, तो यस डेफिनेशन में ही है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होगा बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल आपके नीट में पूछा था। अब देखो हो गया ना नीट का एक क्वेश्चन यहाँ पे। आपसे पूछा था, ये वाला एग्जांपल दिया था, आपसे पूछा था बताओ भाई इसकी कितनी मतलब आइसोमेरिक फॉर्म्स होंगी। ठीक है, इसके कितने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, या वो पूछ सकते हैं कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। देखो, एक तो ये बनाओ मेरा बेटा, 6 पानी अंदर लगाओ, 1 Cl, 3 Cl बाहर चले जाएंगे, वॉयलेट कलर का होता है। मैम कलर ध्यान रखना है क्या? आंसर इज नो, कलर तुम लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है जी, चलो। अब दूसरा कैसे बना सकते हो? दूसरा कैसे बना सकते हो, एक, क्योंकि वाटर का एक्सचेंज कराना है ना, तो एक वाटर बाहर भेज दो, भेज दिया तो अंदर क्या रह जाएगा 5, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए, तो मुझे 1 Cl अंदर लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? so that Yes, coordination ma'am. number is remain, so that coordination number would remain same. अब क्या करो, अब 2 वाटर बाहर भेज दो, तो अंदर 4 रह गए, तो मुझे अंदर Cl 2 लगाने पड़ेंगे। मानते या नहीं मानते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आप फिर ये क्यों नहीं Yes, बना, ma'am. ये भी बनाओ, ये बना दो मैम, ये भी तो होगा, है ना? इसमें भी तो तुम वाटर का एक्सचेंज करा रहे हो अंदर बाहर, बट ये होगा? सोचो। No, ma'am. जितना एक बार ये वाला देखना, आती हूँ मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा?
सोच के बताओ, अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, बताओ चलो। क्योंकि बेटा नहीं होगा ना, नहीं होगा ये, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था आइसोमेरिज्म में कैटायनिक एंड अनायनिक पार्ट शुड बी डिफरेंट, सॉरी शुड बी प्रेजेंट, है ना। इसमें अनायनिक पार्ट है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, दिख रहा है तुम्हें ब्रैकेट के बाहर कुछ? यहाँ पे देखो कैटायनिक अनायनिक, कैटायनिक अनायनिक, कैटायनिक अनायनिक, तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल फॉर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये नहीं दिखाएगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो वहां पे वो लिख के देगा 6 4 3 2 और तुम हो गए कंफ्यूज, तो पक्का 4 लगा के आओगे, तो इसके 3 बनते हैं, किसके, इसके। समझ आई ये वाली बात, बोलो। Yes, ma'am. Ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes. Ma'am. हाँ उसके कर लो, अगर मान लो तुम सीएल चेतना अंदर 1 ले रही हो तो 5 होंगे, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है। अगर आप सीएल 1 अंदर ले रहे हो तो 5 वोटर लेने पड़ेंगे उसके साथ, अगर 2 सीएल अंदर ले रहे हो तो 4 वोटर लेने पड़ेंगे। लेकिन ये मत करना कि तुम 3 पानी ले रहे हो और 3 सीएल ले रहे हो और बाहर कोई अनायनिक पार्ट ही नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा चेतना को, ठीक है। तो कैटायनिक एंड अनायनिक पार्ट शुड बी प्रेजेंट, इसीलिए ये नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था दिखने में बड़ा सिंपल है लेकिन कंफ्यूज कर सकते हैं। अब नहीं करेगा तुम्हें, अब तुम्हें ये बात मालूम पड़ेगी ना, अब चाहे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे वो नहीं कर होगा, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक करके आओगे, ठीक है। चलो चलो आगे, चलो। Yes. ओके नाउ Yes, ये कुछ ma'am. कुछ एक मतलब एक ऐसी रिएक्शन सी दी हुई है, मतलब वैसे तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वर्नर थ्योरी में, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये तुम्हारे कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ये वही है जो अभी अपन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में जो पढ़ के आए हैं। वो कह रहा है कि अगर तुम लोग इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हो, अब तुम लोगों को अगर थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आती है तो तुम लोगों को पता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग मतलब पानी को रिमूव करता है। अब एक बात बताओ, जब तुम पहले वाले की रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, क्या वो पानी निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से तो नहीं भागेगा, तो यानी कि कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर मान लो किसी में 1 मोल वाटर लो स्टोर है पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, लेट से 1 मोल कॉम्प्लेक्स है, उसमें से 1 मोल वाटर मिल रहा है, यानी कि पक्का ब्रैकेट के बाहर 1 वाटर मॉलिक्यूल रहा होगा। समझ रहे हो? अगर तुम्हारा 2 मोल ऑफ वाटर निकल रहा है पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि 1 मोल कॉम्प्लेक्स में से 2 मोल वाटर लॉस्ट हो रहा है, तो पक्का ब्रैकेट के बाहर क्या रहा होगा? 2H2 रहा होगा। तो ये आप बता सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो ना। मान लो वो ये बोल दे कि कॉम्प्लेक्स ए है, उसकी रिएक्शन कराइए H2SO4 के साथ और 2 मोल ऑफ वाटर जो हो रहे हैं उसमें से लॉस्ट हो रहे हैं, तो बताओ इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? बता दोगे जिसमें 2 वाटर बाहर होंगे, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, पीयूष, ma'am. पीयूष हो जाएगा? हुस्नवाज, पीयूष, पीयूष क्लास में नहीं है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ घूम रहे हैं? चलो इधर आओ। No, ma'am. माइक नहीं खुल रहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा मान लो अगर उसने मान लो कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं देके रखा, सिल्वर नाइट्रेट देके रखा, तो भी कर दोगे ना? क्योंकि आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराओगे तो 3 Cl बाहर निकलेंगे, 3:1 के में होगा, ठीक है। और इसमें 2 Cl बाहर निकलेंगे, इसमें 1 Cl बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। मतलब वो अगर मान लो बोल रहा है कि भैया एक कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन करा रहे हो AgNO3 के साथ, 3:1 उनका मोलर रेशियो है, तो बता दोगे 3:1 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ओके चलो आगे। Yes, ma'am. यस मैम। ये 2 एग्जाम्पल है जो बहुत पॉपुलर होते हैं एग्जाम्स में, ये तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है। रटना नहीं है, समझ लो बस, रटना तो क्या ही है। ये वाले चैप्टर में मैंने कुछ रटवाया भी नहीं वैसे तुम लोगों को, अगर याद हो तो कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें जो याद देखो रखनी पड़ेंगी, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर समझने वाला था। देखो ध्यान से देखना, अच्छे से देखो इस कॉम्प्लेक्स को, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यानी कि कुछ भी छेड़खानी करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर विल रिमेन सेम।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब तुम्हें क्या करना, क्योंकि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, तो तुमने क्या लिया, एक वाटर को बाहर निकाला। अब एक वाटर को बाहर निकाला तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करने के लिए एक सीएल को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अंदर लाना पड़ेगा। एक सीएल ऑलरेडी था और एक सीएल को और ले आए, और कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों होने चाहिए, वो है। क्लियर है, आगे आओ। यहाँ पे देखो, अमोनिया वाटर है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, बाहर नाइट्रेट है। यहाँ पे देखो 5 अमोनिया, ये क्या किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 कैसे करते हैं इसको, और ये तो कैटायनिक एनायनिक पार्ट ही नहीं है, क्या करें फिर इसको, एक काम करें ये कर दे, मिसिंग है आई गेस ये। अब ठीक है, देखो बोलो कहाँ गुम हो गए सारे के सारे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोमल, मैम आफ्टर एक्सचेंज कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट बाहर होने चाहिए। ना 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 ना, मैं ये नहीं बोला मैंने, बताती हूँ। मैंने ये बोला वाटर का एक्सचेंज कराना है, ठीक है। अंदर बाहर, तो पहले यहाँ पे क्या है, अंदर वाटर है, अब मैं इसको बाहर लेके जाऊंगी। अब मैं इसको बाहर लेके जाऊंगी, मेरे को एक बंदा अंदर भी तो चाहिए ना, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना है। क्या नाम है, कोमल। तो मैंने क्या किया, एक नाइट्रेट अंदर ले आई और 2 नाइट्रेट बाहर छोड़ दिया। मैंने कहा कैटायनिक एनायनिक पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे आप क्या लिखते हो, Na के साथ Cl भी तो होगा ना, शिव के साथ पार्वती भी होंगी, शिव जी के साथ पार्वती जी भी होंगी ना, तो Na+ के साथ जैसे हम बोलते हैं Cl नेगेटिव भी होगा, यानी कि पॉजिटिव के साथ उसका काउंटर आयन होगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर कैटायनिक पार्ट है तो उसके साथ उसका एनायनिक पार्ट भी होना चाहिए ना, वो मतलब है मेरा कहने का। जैसे कैटायनिक वाला पार्ट हो गया और ये एनायनिक हो गया, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, एनायन ही तो है, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ठीक है। यस मैम। हो गया क्लियर। यहाँ पे देखो क्या किया था मैंने, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आई, यहाँ पे देखो ये गलती से गलत लिखा हुआ था इसमें, देख रहे हो, यहाँ पे ना एनायनिक पार्ट ही नहीं है बाहर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखो 7 कर दिया, वो मिसप्रिंट हो रखा था। यहाँ पे तो मैंने क्या किया, एक नाइट्रेट अंदर रखा और बाहर 2 ले लिए, या आप इसको ऐसे लिख लो, या तो फिर मैं ये मान कर चल रही हूँ तुम्हें समझ में आ गया क्या कर रही हूँ, फिर भी मैं लिख देती हूँ अगर बाद में कंफ्यूज हो रहे हो तो, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल्स है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के, हो जाएगा। चलो यस मैम। अब आगे चलते मैम। हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज सबसे इजी होता है ये, मतलब अगर ये पेपर में आ गया ना तुम्हारे मज्जे मज्जे हो जाएंगे, सबसे इजी होता है देखना, लिंकेज आइसोमेरिज्म सबसे इजी। देखो क्या बोलता है ये, इसका इस बार क्वेश्चन आया है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे, पता नहीं रीनीट में आया था या 2024 में, को डाउट है, बट आया था किसी में, आपको बताना था ये किसका एग्जांपल है, तो वो आयनाइजेशन का पूछा था उन्होंने। देखो बेसिकली लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन से लिगेंड्स दिखाते हैं बेटा, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स दिखाते हैं, दैट्स इट। जहां पे भी एम्बिडेंटेट लिगेंड होगा ना, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। लिंकेज मतलब समझ लो नाम से, लिंक, लिंक अलग अलग लिंक करेंगे। अगर मान लो तुम्हारा NO2 नेगेटिव है, अगर नाइट्रोजन से मेटल अटैच है तो आप क्या बोलोगे, नाइट्राइटो N। अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो क्या बोलोगे, नाइट्राइटो हाँ या ना। तो यानी Yes, कि ma'am. वाले एम्बिडेंटेट लिगेंड्स जो होंगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, अगर ये कहीं पे आ गए, ठीक है। और कौन से एग्जांपल याद करो बताए थे, साइनाइड वाला बताया था मैंने, है ना, अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो आइसोसाइनाइड, कार्बन से है तो साइनाइड। और एक मैंने याद करो NCS नेगेटिव वाला भी बताया था। इसके अलावा एक और भी, काफी सारे और भी हैं, देख लो एक बार। NCO, ये भी एम्बिडेंटेट लिगेंड ही है, क्योंकि या तो वो ऑक्सीजन से अटैच होगा एक टाइम पे, नाइट्रोजन से अटैच होगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताना, तुम मुझे बताओगे क्या नाइट्रेट, अपना करो नोटबुक निकालो, क्या नाइट्रेट एम्बिडेंटेट लिगेंड है, क्या सल्फेट एम्बिडेंटेट लिगेंड है, क्या सल्फाइट एम्बिडेंटेट लिगेंड है, क्या थायोसल्फाइट एम्बिडेंटेट लिगेंड है। एक बार तुम मुझे सोच के बताना, करके बताओ। नोटबुक ओपन कीजिए, सारे 37 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं क्लास में, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है इस क्लास की, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है।
मेंटेन रखना बेटा इसको एंड तक, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से आते हैं, सितंबर तक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहती है क्लास में। ये जो मेरे से पिछले साल पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। पहले दो दो बैच थे 11th में, फिर एक हो गया था एंड में जाके। एंड शिखा भी समझ पा रही है, ठीक है। अब शिखा मेरे पास आती है बस उसमें से। तो सितंबर तक स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाते हो। तो ऐसे मत करना। देखो वक्त वो आएगा जब आपको लगेगा कि छोड़ नहीं हो रहा है, गिव अप कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ रही है। ये आता है एक एस्पिरेंट के माइंड, बट आपके नहीं, मतलब आपको सोचना ही नहीं है इस चीज के बारे में, क्योंकि हम जब बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं ना तो उसको करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। गिव अप वाला थॉट कभी मत लाना। और जितने आज बच्चे आ रहे हो ना, मैं जब तक तुम लोगों का नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इतने ही बच्चे रहने चाहिए। 30 स्टूडेंट्स मैं मानती हूँ कि रेगुलर रहो, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ साथ रहना। चलो आ जाओ। NO3 नेगेटिव है क्या एम्बिडेंटेट लिगेंड? कोई बताएगा मेरे को? नो मैम। इतने No, ma'am. तेज क्यों बोलो? नो मैम तेज की बोलो, है तो है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है। नो मैम, हाँ नहीं मैम। No, ma'am. सिंपल कह रही है नहीं है, और बाकी बोले नो मैम। वाओ, अपने लिए क्लैप करो, बहुत अच्छा बोला तुमने। नहीं इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। नहीं है, देखो ना नाइट्रेट ऐसे ही बनता है ना, इधर आओ। अरे नाइट्रेट बनाओ भाई, ऐसे ही बनता है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है देने वाला, नाइट्रोजन है। अच्छा डरा दिया मैंने, मतलब तुम लोगों को लगेगा मैं बेइज्जती कर रही हूँ। है सच बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, तुम लोग मैं बेइज्जती कर रही है। इधर आओ, तुम ठीक बोल रहे हो, नहीं है। देखो ऑक्सीजन इसमें देने वाला है, नाइट्रोजन के पास होता तो देता ना बेचारा। पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन दो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में लगा दिए, दो यहाँ पे यूज हो गया, एक यहाँ पे। तो नाइट्रोजन तो बेचारा खाली कंगला है ना, तो इसके पास तो है ही नहीं। जबकि एम्बिडेंटेट लिगेंड में क्या होना चाहिए? मोनोडेंटेट होना चाहिए, ये भी है, लेकिन दो डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए। भाई देने के लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ। अब देने वाला एक है तो ये एम्बिडेंटेट नहीं है। क्लियर है? नहीं है। चलो सल्फेट आयन बताओ मेरे को है कि नहीं? No, ma'am. No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. नहीं है। क्यों No, नहीं ma'am. है? क्योंकि जब तुम सल्फेट बनाओगे तो ऐसा कुछ बनाओगे, ऐसा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो है देने के लिए, लेकिन सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए ना। क्या होता है 3s2 3p4 6 ही होते हैं उसके पास, तो हो गए। तो ये भी एम्बिडेंटेट नहीं होगा, मतलब सल्फर के पास तो देने के लिए नहीं है। ये वाला चेक करो, सल्फाइट वाला। Ma'am है. बोलो बोलो बोलो, सही जा रहे हो, बोलो। चेक करो है। है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन हो गया देने वाला, सल्फर के पास 6 है ना, तो 4 यूज हो रहे, एक लोन पेयर भी तो होगा ना इसके पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी दे सकता है एक टाइम पे, सल्फर भी दे सकता है एक टाइम पे, तो ये है, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं हम। अब नेक्स्ट वाला तुम बताओ, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? H2O3 का मैं बना देती हूँ, मैंने तुम्हें पी ब्लॉक में बताया था वैसे इसका स्ट्रक्चर, एक बार और बता दी। बताओ। Ma'am नहीं है. मैम है। Ma'am है. Ma'am है. नहीं मोनोडेंटेट है मेरा बेटा, H2O3 दोनों के टाइम। बाइडेंटेट का मतलब होता है एक टाइम पे 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, इस सल्फर ये तो खाली है, इसके बाद 2 लोन पेयर और ऑक्सीजन भी है, मतलब एक टाइम पे वो ऑक्सीजन से कनेक्ट हो सकता है मेटल, और किसी दूसरे टाइम पे वो सल्फर से भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये भी है, ठीक है, ये भी है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे चलो। हाँ, अब तो ये तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, जल्दी से पकड़ लो इसको, देखो ठीक है क्या। एग्जाम्पल सारे चेक करोगे, क्योंकि सारे एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी में है, तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल का पता होना चाहिए। जल्दी से देखो, फिर आपसे क्वेश्चन करवाऊंगी। हो गया क्लियर? यहाँ पे देखो सल्फर से अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन से, तो एम्बिडेंटेट होगा। यहाँ पे एन से अटैच है, यहाँ पे ओ से है, तो ये भी एम्बिडेंटेट मतलब लिंकेज वाला होगा। यहाँ पे सल्फर से है और यहाँ पे नाइट्रोजन से है, तो ये भी लिंकेज होगा। क्लियर है? सबसे इजी होता है पहचानना इसको, सबसे इजी, बहुत ही बढ़िया। देखो लिंक, अगर मान लो एम्बिडेंटेट से क्वेश्चन आना हुआ ना, अगर मान लो एम्बिडेंटेट लिगेंड से क्वेश्चन आना हुआ, आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो एम्बिडेंटेट, अभी नहीं पढ़ोगे, हेलोएल्केन में पढ़ोगे, बट अगर मैं इसकी बात करूँ इनऑर्गेनिक में, दो क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है। एक तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म से तुम्हें क्वेश्चन देगा, है ना, जिसमें एम्बिडेंटेट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक वो देगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर, या विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, तो वो आपसे पूछेगा, जो मैंने असाइनमेंट में भी डाले हैं क्वेश्चन, तो वो तुमसे पूछेगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड से। चलो आ जाओ आगे, क्वेश्चन करो चलो। फाइंड नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ, आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है प्लेटिनम का, आपको बताना है कितने पॉसिबल हैं, मतलब कितने तुम लिंकेज आइसोमर बना सकते हो। ट्राई करो, मैं ही करवाऊंगी, ट्राई करो, मैं ही करवाऊंगी। शाबाश, ट्राई करो, सारे बच्चे करो। आंसर मत देखो गलत आएगा या सही आएगा, ट्राई करो। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड कोमल। प्रियांशी, आयुष, हुस्नवाज, कनिका, खुशी, कोमल शर्मा, डिम्पल, पलक, प्रिंस, आई एम वेटिंग बेटा, शिखा, शगुन, बोलो भाई, दक्ष, आयुषी। हाँ, प्रियांशी बता बेटा। प्रियांशी आवाज नहीं आ रही क्या? पीयूष बताओ। मैम मेरे 5 बन रहे हैं। 5 साइनाइड ही 4 है भाई, 5 कहाँ से बनाती? अच्छा 5 बन रहा है, ओके ओके, सॉरी सॉरी, 5 बन रहा है, ठीक है। और बताओ, 5 बन रहे हैं क्या? मैं कुछ और ही सोच रही थी। हाँ बताओ भाई, 5 ही बन रहे हैं क्या? किसी और के बन रहे हैं? 6 7 8 9 बन रहे हैं क्या, या 2 बन रहे हैं, या 1 बन रहा है? जिन्होंने हैंड रेस किए हुए उनसे पूछ रही हूँ। मुस्कान बताओ भाई, जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं कितने बन रहे? चेतना, कोमल, चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में डालो कितने बने।
मैम हमारे तो 2 ही बन रहे हैं, पीयूष ने कहाँ से 5 बना दिए, ऐसा तो नहीं लग रहा तुम लोगों को। यस मैम। तो तुम लोग चुप क्यों हो यस मैम, जाते 2 ही बन रहे हैं। हो? अच्छा पीयूष भाई तुमने कहाँ से बना दिए 5 बताओ। चलो आओ मैं बनाती हूँ, ठीक है चलो आओ थोड़ा सा मैथ्स मैथ्स करते हैं। जो देखो प्लेटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, पहले मैं ये कर देती हूँ फिर आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं। पहले इसको थोड़ा सा लॉन्ग वाले मेथड से करते हैं क्योंकि अब समझ रहे हैं। क्या करूं, चारों के चारों साइनाइड लगा दूं जिसमें मैं कार्बन जो है वो डोनर हो जाएगा। हाँ बोलो ना। और एक यस कॉम्प्लेक्स मैम। में क्या बना देती हूँ मैं जिसमें चारों के चारों एनसी हो जाएंगे। तुमने शायद यही बना के छोड़ दिया होगा। ठीक है, एक ये भी तो बन सकता है ना मेरा बेटा, जिसमें 2 CN हो, मतलब 2 उससे हो कार्बन से और 2 नाइट्रोजन से हो। बोलो ये भी हो सकता है। यस मैम। यस मैम। एक ये भी हो सकता है आ, कि 3 CN से हो और 1 N से हो। और एक ऐसा भी तो बन सकता है कि जिसमें 3 NC से हो, मतलब नाइट्रोजन से अटैच हो, और 1 CN से हो। बताओ कितने बन गए। 5। तुमने कहा क्या बना दिया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इधर आओ। डोनर एटम मतलब कौन कौन से हैं इसमें, कार्बन और N है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 4 लिगेंड हो गए प्लेटिनम के अराउंड। क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले 4 कार्बन के थ्रू अटैच हो तो नाइट्रोजन से 0 होगा, मतलब NC वाला 0 होगा, या ये 0 हो और ये 4 हो, है ना। और कैसे बोल सकते हो इसको, मेरे को एक बार इसको इरेज करना पड़ेगा मेरा बेटा, कर दूं क्या, बना लिया हो तो यस मैम, कर दूंगा मेरी। कर दूं। अच्छा ओके। और क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 C से अटैच हो और 2 नाइट्रोजन से हो। और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो, कि 1 C से हो और 3 नाइट्रोजन से हो, या 3 इससे हो और 1। कितने पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 3 4 5, तो 5 बनेंगे टोटल। ठीक है क्या, देखो। मैम इनके ऊपर 2 नेगेटिव भी तो आएगा। हाँ वो तो आएगा क्योंकि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, पेपर में तुम्हारे बोर्ड्स में तो आएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन, सीधी सी बात है। नीट में अगर आए तो तुम्हें यहाँ बनाना थोड़ी ना, इस तरीके से करने हैं सवाल। हाँ बन सकता है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं मेरा बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं ना मेरा बेटा। दक्ष स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं ना, एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल। तो जब मैं उस पे आऊंगी ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो उसमें मैं दोनों कंसिडर करूंगी, ज्योमेट्रिकल वाला भी है ना, और फिर उसमें लिंकेज वाला भी। ठीक है, और पहली बात है इसमें ट्रांस वाला बन भी नहीं सकता ना मेरा बेटा। ट्रांस वाला कैसे बनाओगे तुम, बताओ मेरे को। सारे लिगेंड तो सेम है ना। पीटी अगर मान लो तुम ये बना रहे हो, चारों लिगेंड सेम है, इसमें तुम सिस ट्रांस कैसे दिखाओगे, पहले तो ये बताओ मेरे को। हाँ इसमें दिखा सकते हो कि 2 NC आपके सेम साइड पे हैं और 2 आपके CN जो हैं, फिर भी आप नहीं बता पाओगे। ऐसे बोल सकते हो इसमें, अगर मैं तुम बोल रहे हो तो, बाकी वो मैं उसमें बताऊंगी। ऐसे बोल सकते हो। और शायद मैंने ये वाला बनाया भी है। कि इसमें NC आपस में ट्रांस में, इसमें सिस पे है। और मैंने ये वाला केस शायद बनाया है इसके अंदर, चेक कर लेना। लेकिन रही बात जो तुम बोल रहे हो, वो अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे, है ना। इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ अभी मिक्स नहीं करेंगे, बट करेंगे लेटर ऑन, जब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक कराऊंगी। ठीक है चलो, ये वाला केस अपन ने वैसे कर लिया है जिसमें 2 C से अटैच होगा और 2 N से अटैच होगा। ठीक है, अब ये वाला करो। ये वैसे होमवर्क है तुम्हारा,
बट एक बार मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ट्राई करो, बनाओ अपनी नोटबुक में कि कितने बना पाते हो। अब देखो यहाँ पे ये भी SCN भी एम्बिडेंटेट है, मतलब यहाँ सल्फर से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन से। साइनाइड भी एम्बिडेंटेट है, तो यहाँ पे भी कार्बन से नाइट्रोजन। देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा तुम लोग, इसके बना के देखना कितने बनेंगे, ज्यादा ही बनेंगे। हिंट दे देती हूँ, मोर देन 5 बनेंगे और लेस देन 10 मैम बनेंगे। 9 बनेंगे क्या? ये देखिए पहले बना के बैठा है। पहले कैसे बनाया तुमने, पहले तो ये बताओ। मैम मैंने बनाया ही नहीं है, ऐसे ही कर दिया। चलो मेरे को बताओ कैसे किए। मैम जो कार्बन है, कार्बन के साथ 2 जुड़ेंगे पहले और फिर नाइट्रोजन के साथ 0। कैसे लिखा, कार्बन के साथ कैसे 2? मैम मतलब किस में कार्बन के साथ जोड़ रहे हो, SCN में या CN में? मैम CN। ठीक है, तो एक कार्बन और एक नाइट्रोजन बोल रहे हो तुम यहाँ पे। नो मैम, 2 कार्बन और 0 नाइट्रोजन। 2 कार्बन और 0 नाइट्रोजन। 0 नाइट्रोजन। अच्छा अच्छा, 2 कार्बन और 0 नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसे करके कर लो। यस मैम। और फिर 0 कार्बन, फिर 2 नाइट्रोजन, हम्म फिर 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन, हम्म और फिर S और C, S उसका निकाला, SCN। समझ गई हूँ मैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया है ना। ठीक यस है, मैम। तो आप सबका ये होमवर्क है, आप ये करेंगे। पीयूष के 9 बन रहे हैं, आप देखना आप लोगों के कितने बन रहे हैं इसमें। ठीक है, मुझे बता देना कल आती। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर होमवर्क। हिंट है मोर देन 5 लेस देन 10। अब तुम देख लेना इसमें से कितने बनेंगे। ठीक है, 8 बन रहे हैं चेतना, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे आइसोमेरिज्म पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये भी दादा ये थोड़ा सा समझने के वाली चीज है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं ना, इस तरीके से आप देख रहे हो, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज होता है बिटवीन कैटायन और अनायन एंटाइटीज में। जैसे कि इधर आओ, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है, यहाँ पे क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड है। यहाँ पे देखो अमोनिया अब यहाँ पहुंच गया और CN जो है यहाँ पहुंच गया, देख रहे हो, लिगेंड का एक्सचेंज कर दिया। मैम देखने में तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन उतना ही समझने वाले लायक है। ध्यान रखना मेरा बेटा, जब आप लिगेंड का एक्सचेंज करा रहे हो ना, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए और ना ही कोऑर्डिनेशन नंबर में तुम चेंज करा पाओ, ये सेम होनी चाहिए 2 चीजें। इधर आओ, अगर कोबाल्ट +6 में होता है तो उसकी या तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है या +3 होती है, हाँ या ना, बताया था मैंने। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्यादातर चांसेस होता है कि वो +3 में होता है। तो यानी कि यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे -3 होगा, चेक करो। इसका मतलब क्या हुआ, कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम इज आल्सो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जब तुम लिगेंड का एक्सचेंज कराओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो हो रही है क्या, यहाँ पे +3 होगा, -3 होगा, पहले कैटायन वाला लिखते हैं फिर अनायन वाला लिखते हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्रोमियम +3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे देखो कोबाल्ट +3 है और यहाँ पे भी +3 है। तो यानी कि जब तुमने लिगेंड का एक्सचेंज कराया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रखा, पहले भी कोबाल्ट का 6 था अब भी 6 है, पहले भी क्रोमियम का 6 था अब भी 6 है, और कोऑर्डिनेट और ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रही, सेम रही। तो इस तरीके से लिगेंड का क्या करना है, तुम्हें इंटरचेंज करवाना है। क्लियर है ये वाली बात? एग्जाम्पल करें, Yes, ma'am. इधर आओ, यस मैम। ये क्या है, ये गलत है क्या? हाँ गलत है, प्लेटिनम कॉपर कहाँ से आ गया, हटाओ इसको। देखो इधर आओ, अगर मैं बात करूं इसकी, क्या है कोबाल्ट के साथ, कितने ध्यान से समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फिर बच्चे कहते हैं मैम प्लीज फिर से बता दो, इसलिए कह रही हूँ, सुन लो ध्यान से, 2 बार बताऊंगी। कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगे हुए, कितने अमोनिया, 6, ठीक है।
प्लेटिनम के साथ कितने क्लोरीन लगे? 4। तुम लोगों को अगर थोड़ा याद हो तो मैंने कहा था अगर प्लेटिनम +2 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसका, अगर प्लेटिनम +4 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 होगा। अब यहाँ पे प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यानी कि पक्का प्लेटिनम +2 में होगा, तो यानी कि यहाँ -2 लगाऊंगी, अगर यहाँ -2 है तो यहाँ पे +2 होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. यानी कि कोबाल्ट, अब तुम्हें जब लिगेंड का एक्सचेंज कराओगे ना तो ये ध्यान में रखते हुए कराना है कि कोबाल्ट की भैया ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहनी चाहिए, कोबाल्ट की ना, मैं ये नहीं कह रही कॉम्प्लेक्स पे +2, कोबाल्ट भी +2 रहना चाहिए और प्लेटिनम भी +2 रहना चाहिए। चलो अब दिमाग लगाओ किस तरीके से लिगेंड का एक्सचेंज कराए हम। बताओ किस तरीके से कराए, बताओ कितना लें प्लेटिनम, बताओ। बताओ बताओ जल्दी। अंदर अगर मान लो मैं 2 Cl ले लूं और 2 अमोनिया ले लूं, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से, अरे ये क्या हो गया, देखो इसको मैं नीचे लिख रही हूँ, क्या करूं अगर मैं मान लो Cl, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, कर दो ये, देखना प्लेटिनम +4 किसमें है, +2 में है क्या? नहीं मैम ये तो +4 में पहुंचा दिया आपने, देखो देखो देखो, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे यहाँ पे कितनी है, जो मैंने काम किया है उससे मैंने प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कर दी, बताओ। नहीं निकालने आ रही ऑक्सीडेशन स्टेट, ही तो निकालने के लिए बोला है, x -2 2 +4 है ना, तो ये गलत है ना, बिकॉज प्लेटिनम की +2 रहनी चाहिए, यानी कि ये आप नहीं बना सकते हो, तो दूसरा कौन सा बनाऊं मैं, एक काम करें ये बना दूं क्या, देखना एक बार, क्योंकि मुझे यही पॉसिबल लग रहा है प्लेटिनम +2 में। और कोबाल्ट की आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, कोबाल्ट की क्या करूं, दो 4 NH3 तो तुमने यहाँ लगा दिए, तो 2 NH3 बचे, और Cl कितने बचे, 4। बताओ कोबाल्ट आया +2 में, अब x -4 = -2 आ गया +2 में, यानी कि अब ये जो मैंने बनाया है दिस इज परफेक्ट, ठीक है। अब ये एग्जांपल हो गए तुम्हारे कोऑर्डिनेट, तो इस तरीके से करना है, तुम्हें लिगेंड का एक्सचेंज कराना है, बट ये ध्यान में रखना है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभिषेक मैं आ रही हूँ बेटा तेरे पास, ये वाला देखो, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है, इसके साथ 6 SCN है, ठीक है, थायोसाइनाइड। अब यहाँ पे देखो क्या ये मैं बना सकती हूँ, जल्दी से कंफर्म करो, क्या मैं बना सकती हूँ ये, यहाँ पे कोबाल्ट किस में होगा बताओ मुझे, क्या चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे, सोच के बताओ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोबाल्ट की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 होगी। Ma'am, हाँ +2. 3 होगी। अब NH3 तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे +3 रहा होगा, यहाँ पे -3 रहा होगा, फिर तभी तो ओवरऑल न्यूट्रल बनेंगे ना, +3 -3, तो ये क्रोमियम +3 में है और कोबाल्ट भी +3 में, यानी कि अब जब तुम लिगेंड का एक्सचेंज कराओगे तो ये ध्यान में रखते कराओगे कि कोबाल्ट +3 में रहना चाहिए, है क्या यहाँ पे कोबाल्ट +3 में, देखो x -4, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे +1, देखो ध्यान से देखो, चेक करो, Yes, ma'am. यही करोगे तभी सेम आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, वरना नहीं आएगी। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पे 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है प्लेटिनम का तो प्लेटिनम +4 में होता है, Yes, ma'am. यानी कि +2 -2 रहेगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा चेक करो, देखो आ रहा है,
कंफ्यूज हो रहे हो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा। कोई नहीं, मैं एग्जांपल और लेके कराऊंगी तो सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए। सिर्फ अभी इतनी बात ध्यान रखने के लिए बोला है। कोमल रिज्वाइन कर बेटा फिर, अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, जब तुम लिगेंड का एक्सचेंज करा रहे हो ना, मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए। अब वो तुम्हें कौन कौन से दे सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, इधर आओ। या तो वो कोबाल्ट का देगा, अगर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो वो +2 में होगा या +3 में होगा। अगर वो आयरन का दे रहा है और आयरन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में है तो वो भी या तो +2 में होगा या +3 में होगा। अगर वो प्लेटिनम दे रहा है और प्लेटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या पैलेडियम दे रहा है, तो दोनों किस में होंगे, +2 में होंगे। याद करवाया था ना मैंने तुम लोगों को। अगर पैलेडियम और प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो किस में होंगे, +4। ये ध्यान है तो ये कर लोगे, तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। चलो एग्जाम्पल करते हैं, आ जाओ करें, फिर मैं इसको ट्रिक से करवाऊंगी। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपन। सोचो, तुम सोचो, मैं तो आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ा सा आप सोचो कि इसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। सोचो, बनाना एक बार 2 मिनट ले लो फटाफट से। 9:50 हुए, 9:52 पे मैं पूछूंगी किस तरीके से अप्रोच किया। करो, 34 स्टूडेंट्स हैं। नहीं हो रही, क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू है क्या? फिर लीव कर देना कोमल, अगर नहीं दिख रही है तो बेटा फिर कोई क्या फायदा है ना। बाद में थोड़ा जो बचा हुआ है रिकॉर्डिंग से देख लेना। वैसे भी अब ज्यादा नहीं रह गया, मेन तो मैंने कवर करवा ही दिया है, थोड़ा सा और रह गया बस। आज मैं जल्दी भी छोड़ दूंगी तुम लोगों को। बताओ, बन रहा है क्या? अभिषेक, पीयूष, मुस्कान, कोमल, प्रांची, पलक, डिम्पल, शगुन, प्रिंस, दक्ष, बताओ भाई कुछ बन रहा है? हुस्नवाज, शिवानी, चेतना, अंशिका शर्मा, अंशिका, पूजा, बताओ भाई। शिखा, हाँ या ना जवाब दो, नहीं तो मैं करवाती हूँ फिर। एटलीस्ट ये तो बताओ ट्राई कर भी रहे हो या नहीं। यस मैम। हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ तो Yes, बोलो। ma'am. चलो ठीक है। किशोर ट्राई किया है पहले तूने बेटा? पांच बन रहा है डिम्पल। प्लेटिनम का वो बताओगे मेरे को, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है तो? मैम +2। +2 यहाँ पे -2 रहेगा, तभी +2 आएगा, और यहाँ पे फिर +2 रहेगा। ठीक है, देख पता है इन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है। इधर आओ, +2 -2, ये मैं क्या लिख लूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज लिख लो। एक बार तुम ले लो -2 +2, ठीक है। एक बार ले लो नीचे वाले नंबर पे आओ, 2 से पहले क्या आता है, लोवेस्ट पे जाओ। 2 से पहले क्या आता है, 1, एक बार +1 लो, फिर -1 +1। कितने बनेंगे, 1 2 3 4, इसका आंसर तुम्हें बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखे कैसे होगा मैंने ये, कैसे किया आपने? वही तो मैं बता रही हूँ कैसे किया ये मैंने। आओ इधर देख, यहाँ पे कॉपर फिलहाल मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 लगाया है। अब मैं कॉपर वाला लूंगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऊपर लगाऊंगी -2, प्लेटिनम वाला लूंगी और ऊपर लगाऊंगी +2। अब मैं कुछ इस तरीके से लिगेंड को एक्सचेंज करूंगी, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। लिगेंड को इस तरीके से चेंज करो कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाए। तो क्या करूं, CuCl4, ये हो जाएगा। यस मैम। बन गया। एक तो यही था, ये वाला वैसे ही हो गया, ये वाला भी होगा, अब आ गया। अब मैं कॉपर का लूंगी जिसपे +1 का लगा दे रही हूँ, और प्लेटिनम वाला लूंगी जिसपे -1 का लगा दे रही हूँ। अब इस तरीके से लिगेंड को चेंज करूंगी तो कॉपर मेरा +2 आए, और मुझे पता है ऊपर 1 है तो 1 + 1 2 होता है,
तो क्या करूं फिर मैं? एक Cl लेना पड़ेगा मुझे अंदर। ये आपको सोचना है, जैसे मैं सोच रही हूँ ना, ये आपको थोड़ा सोचना है। तो एक Cl अंदर ले लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेंटेन करना है, तो NH3 कितने लूंगी? 3 लूंगी। Yes, ma'am. अब एक Cl यहाँ ले लिया, तो बच्चे कितने? 3। और बच्चे कितने अमोनिया? 1। लो, हो गया, बन गया, खत्म। अब चेक कर लो तुम, आ गया होगा तुम्हारा प्लेटिनम 2 में। आ गया कि नहीं आ गया? कॉपर भी आ गया +2 में। अब और कैसे पॉसिबल है? एक और बनाओ। बहुत इजी, अरे बहुत इजी है ये। तुम पेपर में अभी सिखा रही हो, बट पेपर में तो जरूरत ही नहीं है बनाने की। इधर देखो, अब यहाँ पे कॉपर है तो यहाँ पे -1 ले लेती हूँ, प्लेटिनम वाला है तो यहाँ मैं +1 ले लेती हूँ। अब ऐसा क्या करूं लिगेंड का एक्सचेंज की कॉपर +1 में रहे? यहाँ पे -1 है, तो मुझे पता है -1 में +3 ऐड करूंगी तो आएगा, है ना? तो मतलब यहाँ पे 3 Cl ले लूं और 1 अमोनिया, और यहाँ पे फिर 1 Cl बचेगा और 3 अमोनिया। लो, खत्म। बताओ, कुछ किया ही नहीं मैंने। Yes, ma'am. यस मैम। बोलो, बना काम? Yes, ma'am. या यस मैम। ऐसे करना है। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है। अगर मान लो एक पे +3 होता, -3 होता कॉम्प्लेक्स पे, तो इससे नीचे वाले नंबर पे आओ। +2 -2 +1 -1। अब इन सबको उल्टा कर दो। -3 +3 -2 +2 -1 +1। देखो कितना इजी बना, तुम्हें ये बना के भी नहीं आने पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करना होता है इन वाले क्वेश्चन को। देखो चांसेस बहुत कम है नीट में ऐसे क्वेश्चन आने के। मैंने तो आपको दिखा रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो कुछ भी अब क्वेश्चन बनाएगा ना, तुम कर लोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, कहाँ गया ये वाला? ये तुम करना, तुम बताना कितने बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे +3 -3 होगा। ठीक है, चलो 6 मैम। चलो आओ, ये वाला क्वेश्चन करो। 6 ही बनेंगे। अब तो मैंने बता दिया ना तुम्हें ये वाला, इसीलिए तुम्हें आ गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो चलो फास्ट हो जाओ, शुरू। ध्यान से पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो बेटा। हैंड रेस कर लेना जिसका भी होता जाए। वेरी गुड भाई, बहुत सही जा रहे हो। कम से कम 20 बच्चे हाथ खड़े करो, 30 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। पलक आप बताओ। Ma'am, option B. ऑप्शन बी, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं? वेरी गुड, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ये है, मतलब मेटल है, 5 अमोनिया है ना, 1 Cl है, 1 सल्फेट है, 2 आइसोमर है उसके, ए और बी। आई होप यही आएगा सभी का आंसर, आयनाइजेशन ही होगा। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। और भी 2 Yes, ma'am. आइसोमर। वो कह रहे हैं कि जब ए का तुमने वो क्या कह रहा है कि AgNO3 के साथ ये व्हाइट पीपीटी दे रहा है, तो पक्का AgCl ही होगा, तभी व्हाइट दे रहा है ना, तो यानी कि Cl होगा काउंटर आयन। फिर वो कह रहा है कि दूसरा सोल्यूशन जो बी वाला है वो बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है, मतलब पक्का बेरियम सल्फेट ही रहा होगा, क्योंकि सल्फेट है ना प्रेजेंट इसमें, तो यानी कि काउंटर आयन सल्फेट होगा। तो मतलब अगर दोनों मतलब पानी में आपको डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं 2 आइसोमर के, तो वो क्या होंगे बेटा? आयनाइजेशन आइसोमर।
इस वाले क्वेश्चन को ना जाने नीट वालों ने कितने घुमा फिरा के पूछा है। और आयनाइजेशन पे क्वेश्चन आया नीट 2024 में, मेरे को बस ये याद नहीं है री नीट वाला जो हुआ था उसमें आया था या 2024 में आया था, बट दोनों में से एक आया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करूँ, चलो। भाई इससे इससे इजी क्वेश्चन में क्या ही दूं तुम लोगों को, बताना। अभी भी 13 बच्चों ने हैंड रेज किया है, 20 तो होने चाहिए ना क्लास में, है ना? 20 तो डॉक्टर दिखने चाहिए मुझे। शगुन आप बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो सल्फर से अटैच है आपका पैलेडियम और यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच है, तो जब अलग अलग से लिंक है तो मतलब लिंकेज आइसोप्रेसिक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे जीक्यू लिख लो, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें तुम गलती करोगे कुछ बच्चे। चलो अच्छा, कल तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट है ना? हो गई प्रिपरेशन तुम लोगों की? यस मैम। अच्छा ठीक है, देख लो, एक ही टेस्ट है कल, झंडे गाड़ के आना है तुम लोगों को, समझ गए ना सारे के सारे? सारे कहते हैं बच्चों का फिजिक्स स्ट्रोंग नहीं है, कल दिखा देना कि तुम लोगों का कितना स्ट्रोंग है। ठीक है, मस्त पढ़ाई करके जाना बता। और मेरे ख्याल से तुम लोगों के रिवीजन क्लासेस भी लगा रहे हैं सर, सुविद्या सर, क्वेश्चन सेशन, प्रैक्टिस सेशन। यस मैम। तो बस, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। हाँ जी, करो जी। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है मेरे बच्चों को? चेतना, यस मैम। क्या लग रहा है? मैम कंफ्यूजन हो रही है इसमें। किस कौन से वाले ऑप्शन में? मैम मोर देन वन आंसर है। थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ, कोई नहीं, ठीक है, मतलब पहले दो तुमने लगा लिया कि गलत ही है ना? यस मैम। ठीक है। हाँ अभिषेक। मैम मैं बोला था मोर देन वन आंसर है। नहीं मेरा बेटा एक ही है, एक है बेटा। चलो और बताओ, चलो ये अच्छा लगा, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि है भी ऐसा क्वेश्चन। और बताओ, पीयूष क्या लग रहा है? मुस्कान क्या लग रहा है? प्रिंस? मैम मुझे सी लग रहा है। ठीक है, okay. मुस्कान, हाँ हाँ बोलो। यस मैम। मुस्कान बी और तुम्हारी सी में कंफ्यूजन है। अच्छा, मतलब सी तो तुम्हारा कंफ्यूजन है ही है ना? यस मैम। सी इज द करेक्ट आंसर। यस मैम। देखो इसको हम ना वन बाय वन समझते हैं, सी तो इसका ठीक है, अब देखते हैं कि बाकी क्यों गलत है। पहले में लिखा हुआ लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, इसमें तो शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाइट्रेट पहली बात है एम्बिडेंटेट नहीं है, ना ही ईएन है, ईएन तो वैसे भी बाइडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, बट दिस इज नॉट एम्बिडेंटेट। ठीक है, ये तो फिर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो। वो कह रहा है कि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन है। इधर देखो, अगर तुम बोलते हो मैम इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान से सुनना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो एक बात बताओ, ये तो तुमने लिख लिया, आयंस का तो तुमने एक्सचेंज कर दिया, लेकिन तुमने ना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर दिया इसका। यहाँ पे देखो 4 है ना अमोनिया, याद करो ये फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड हुआ करता था, ये और सल्फेट।
तो अगर 4 अमोनिया है और क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है +3 में, तो ये पक्का बाइडेंटेट की तरह बिहेव किया होगा। और अगर तुमने इसको ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज करा दे तो तुमने अंदर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कर दिया ना, जो पहले 6 था। समझे? तो ये भी इनकरेक्ट है। याद करो, वही फ्लेक्सीडेंटेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे कि अगर 4 अमोनिया है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्रोमियम का, तो CO3 किसकी तरह बिहेव करेगा? बाइडेंटेट की तरह ना। हाँ या ना में तो जवाब दे दो, तुम तो बिल्कुल Yes, चुप हो ma'am. गए, जैसे पता नहीं क्या ही बता दिया मैंने। तो मतलब ये भी नहीं होगा आयनाइजेशन इसमें। देखो ये भी नहीं करेगा क्योंकि आइसोमेरिज्म के लिए कैटायनिक और अनायनिक पार्ट शुड बी देयर, बट यहाँ पे नहीं है। ये कर देगा। इसको आप कैसे लिख रहे हो? ऐसे लिख सकते हो क्या? कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाएगा। क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। यस मैम, क्लियर है। यस मैम। Yes, ये वाला ऑप्शन को प्लीज अपने नोटबुक में लिख लेना, इंपॉर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तभी मैंने दिया था ये। अब आ जाओ, थोड़ी सी बात बस छोड़ रही हूँ तुम लोगों को, 10 मिनट दे दो मेरे को। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। अब इसमें क्या होगा? एटम्स की, अब क्योंकि एटम्स हम यहाँ पे लिगेंड्स की और मेटल की बात करें, तो लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है 3D में वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। लिगेंड्स का स्पेशल अरेंजमेंट बोले तो 3D में अरेंजमेंट जो है लिगेंड्स का वो सेम हो जाएगा, ओ सॉरी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। पहले समझ लो ये होता क्या है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा 11th क्लास में, सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तुमने 11th में पढ़ा होगा, कभी कहीं तो कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, अभी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात नहीं कर रही, सिंपल मतलब समझा रही हूँ सिस का। मान लो ये तुम्हारा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। मान लेते हैं ए और बी तुम्हारे कुछ ग्रुप या एटम्स लगे हुए हैं, तो ध्यान रखना एक कार्बन पे 2 ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ए और ए सेम हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ ट्रांस में क्या होता है? देखो सिस में क्या होता है? 2 सेम एटम सेम साइड पे होता है। ट्रांस में क्या होता है? डिफरेंट साइड पे होता है। देख पा रहे हो? इनका डिस्टेंस ये है, मान लेते हैं L1 है और इसका डिस्टेंस ये है L2 है। तो क्या हो रहा है? दोनों का क्या है? अरेंजमेंट चेंज हो रहा है ना 3D में। ये क्या है? सेम साइड पे और ये डिफरेंट साइड पे। बोल सकते हो 180 डिग्री पे है और वो 90 पे। तो ये आपके क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हो? सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे ही आप बात करोगे, जैसे मान लो आपके पास ये है, अगर मान लो 2 अमोनिया है इस तरीके से लगे हुए हैं और 2 Cl इस तरीके से लगे हुए, तो आप क्या बोलोगे? सेम साइड है, ये सिस है। अगर मान लो 2 अमोनिया अगर इस तरीके से लगे हैं मेटल के अराउंड और Cl इस तरीके से लगे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये ट्रांस है। क्लियर है? इस तरीके से हम बात करेंगे, बस इतना ही जरूरी है इसमें। आगे चलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि जनरली बच्चे ये नहीं पढ़ के आए होते, बट मैं बता देती हूँ। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप क्या पता करते हो? ये पता करते हो कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पता नहीं कितने बच्चों ने ये चीजें पढ़ी हैं। देखो अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उसमें जो इमेजेस होंगी, जो मिरर इमेज होगा, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। सुना है ये वर्ड? नो मैम। नहीं सुना? Yes, ma'am. किसने सुना है वो करो थम्स अप। मैंने शायद पढ़ाया था 11th में, जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे, याद मुझे भी नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ बताया था शायद ऐसा। जैसे कि अपने हाथ आओ, हाथ अगर तुम राइट हैंड का इमेज देख रहे हो, मतलब मिरर में देख रहे हो राइट हैंड, तो वो लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई देने वाला देख रहे हो। अगर तुम इसका मिरर में देखोगे तो इसकी इमेज कैसे दिखेगी? लेफ्ट जैसी दिखेगी। अब एक बात देखो, जब मैं इसको इसके ऊपर लेके आ रही हूँ, ऐसे मत लेके आ जाना, इसको इसके ऊपर लेके आओ, तो ये आपस में क्या सुपर इम्पोज कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे? देखो मेरा थंब बाहर निकल रहा है ना? तो ये क्या हो गए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होगी, मतलब सुपर इम्पोज नहीं कर। इट मींस मेरे हैंड्स क्या है? कायरल है। क्या है? कायरल है।
मेरे हैंड्स क्या हैं, कायरल हैं। ठीक है, कायरल का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं तुम्हारे क्वेश्चन में किस तरीके से आप बताओगे कायरल है, या कैसे बताते हो आप देखकर किसी मॉलिक्यूल को कायरल है या नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, और कार्बन पे क्या होने चाहिए, चारों ग्रुप शुड बी, 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट, तब आप बोलोगे वो कायरल है, वो कायरल है। अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन में क्या बात करेंगे, मेटल और लिगेंड, तो अगर मेटल के अराउंड 4 लिगेंड डिफरेंट है तो हम बोलेंगे भैया वो कायरल है। ठीक है, और जो उसकी इमेज बन रही है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, और वो क्या होंगी, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बेटा अगर एक ही कायरल कार्बन होता है ना, ये मैं सिंपल मतलब समझा रही हूँ, अभी मैं कोऑर्डिनेशन वालों पे तो आई नहीं। अगर आपका किसी भी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन मिल जाता है, इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो वो 200% क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं, बट वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं ऐसे एग्जांपल बताऊं, ऑर्गेनिक में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊं। ठीक है, अच्छा आप कैसे, अच्छा एक बात बताओ, आप कैसे पता लगाओगे कि मैम ये नॉन सुपर ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? आप पहले चेक कर लेना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। अगर उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मतलब वो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले चेक कर लेते हैं, नहीं है, अगर नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर प्रेजेंट है, अगर मान लो प्लेन पास हो रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अगर पीओएस प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आई नो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इट्स ओके, थोड़ा भी आ रहा है मेरे लिए वही बहुत है, क्योंकि इसको हम डिटेल में करेंगे ऑर्गेनिक में, बट क्या करें ये टॉपिक यहाँ पे आ गया है तो मुझे बताना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव में क्या होता है, जो मिरर इमेजेस होती हैं वो सुपर इम्पोजेबल होती है, सुपर इम्पोजेबल। कैसे एग्जांपल दूं, एक देती हूँ, ए बनाना, ए बनाओ, ए की मिरर इमेज कैसी होगी मेरा बेटा, ये वाला पार्ट यहाँ दिखेगा, इस तरीके से होगी। अब दोनों को सुपर इम्पोज करो, इसके ऊपर ये हो जाएगा ना, बताओ। Yes, ma'am. तो ये क्या है, Yes, ma'am. ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा बी बनाओ, इसका मिरर इमेज क्या नहीं होगा, होगा मैम। नहीं होगा, कैसे बनेगा ये बताओ, बताओ बताओ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। Yes, ma'am. तो ये इस पे करा के दिखाओ, होगा क्या, नहीं होगा। मतलब जो राइट वाला पार्ट है ना, वो लेफ्ट आपका मिरर इमेज में क्या दिखता है, इधर देखो, ये वाला क्या है, ये आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, तो मिरर में कैसे दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा आपको इस तरीके से, है ना। अगर आप 3 का मिरर इमेज देख रहे हो तो ऐसा दिखेगा ना आपको। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, और क्या बताना था मुझे। अब देखो लैब में कैसे आप पता लगा पाते हो कि कोई सब्सटेंस, देखो ये तो हो गया अपने को क्वेश्चन करने हैं। मान लो आपको लैब में पता करना होता है कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए एक पोलैरीमीटर नाम करके एपरेटस होता है। पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट करते हो, पोलैरीमीटर नाम का एक एपरेटस होता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत बड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट होता है यहाँ पे, ठीक है, उसमें से लाइट आ रही होती है। ठीक है, अभी वो हर डायरेक्शन में होती है, और यहाँ पे क्या लगा रखे होते हैं, प्रिज्म लगा रखे होते हैं। एक निकोल प्रिज्म होता है जिसमें से लाइट पास होती है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऐसा सैंपल, ऐसे ट्यूब होती है, सैंपल ट्यूब, जिसमें आप सैंपल डालते हो। फिर यहाँ पे होता है एक एनालाइजर, ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं तो ऐसे दिख रहा है आपको, मैम तो बहुत छोटा सा बता रही है। यहाँ पे होते हैं एनालाइजर, ठीक है, और यहाँ पे होता है ऑब्जर्वर जो सारी चीजें देख रहा होता है। बेटा अगर ना यहाँ पे तुमने जो सैंपल ट्यूब में जो सैंपल डाला है ना, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जो एनालाइजर में आप देखोगे ना, वहां पे क्या होती है वो क्या होती है
एंगल होते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन मतलब एंगल होते हैं, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। अगर तुम्हारा सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएगा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। वो क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। अगर रोटेशन हुई तभी आप बता पाओगे भैया कितने की रोटेशन की इसने, इस सैंपल में जो सब्सटेंस आपने रखा था। ठीक है, अगर कोई रोटेशन नहीं हुई तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो लैब में आप इस तरीके से पता लगाते हो, अगर रोटेशन हुई या तो क्लॉकवाइज घूमेगा जिसको आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हो, और एंटी क्लॉकवाइज तो लीवो रोटेटरी बोलते हो। अगर कुछ नहीं हुआ, नो रोटेशन, तो आप बोल देते हो भैया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये आप बताते हो लैब में, बट यहाँ पे लैब इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो हमें बताना पड़ेगा कॉपी पेन। तो उसके लिए हम ये चीजें देखते हैं, लाइक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं या नहीं है, ये इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम जीआई एग्जिबिट मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें आपके दो केसेस आते हैं, एक तो स्क्वायर प्लेनर आएगा, एक आएगा टेट्राहेड्रल। सबसे पहले टेट्राहेड्रल में बताओ, अगर ये मेटल है और 4 लिगेंड है, क्या ये सिस और ट्रांस दिखा सकते हैं क्या? नहीं मैम, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सारे लिगेंड के बीच में कितने का एंगल है मेरे बच्चे? 109। 100। अगर तुम सारे लिगेंड डिफरेंट भी ले लो, मान लो 2 डिफरेंट ले लो, 2 सेम ले लो, तब भी नहीं दिखा पाओगे सिस ट्रांस। कैसे दिखाओगे? सिस और ट्रांस दिखाने के लिए एंगल में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे तो सेम है। तो यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जीआई एग्जिबिट नहीं करते हैं, तो बस खत्म, ये करना ही नहीं था। टेट्राहेड्रल शुरू होते ही खत्म था। मेन हमें पढ़ने हैं यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आज के लिए थोड़ा इतना ही बहुत है, कल हम फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ये कुछ 7-8 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, वो प्लीज कर लेना। बाकी अपने असाइनमेंट कंप्लीट करो, एंड कल के टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगी मैं, तो 2 लेक्चर और दे दो बस मेरे को, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।